राम राम भाई आप सभी को। और आज से शुरुआत कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी की एक वीडियो सीरीज की। एक के बाद एक इसमें लेक्चर आएंगे और हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। इसमें ख़ास क्या बात होगी कि आपने पढ़ी तो पहले भी होगी इंडियन पॉलिटी, यूट्यूब पर पढ़ी होगी कई वीडियो से या किताबों से। पर इसमें सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है ना, सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो ये है कि इसमें शब्द बड़े कठिन है। हिंदी लैंग्वेज बड़ी कठिन लिखी हुई है, इसलिए इस एक बड़ा फेमस वाक्य है इसके बारे में कि भाई भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है एक तरीके से, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है कि उसे वकील ही समझ पाते हैं। बाकी आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है, और इसलिए छात्रों के लिए तो पढ़ना और भी भारी, क्योंकि पहला वर्ड का मतलब समझो, उसके बाद फिर उसे आगे का उसका याद करो। तो इसलिए इसे आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका भार्गव क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही भारत के स्वतंत्र होने की बात आई और ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई एक भारत का खुद का संविधान होना चाहिए। इससे पहले तो विभिन्न अधिनियम थे वो चल रहे थे, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से बहुत से नियम कानून भारत में चल रहे थे। तो इसकी संविधान सभा बनाई गई है एक, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ इसमें 211 सदस्य आप देख रहे हो, बट इसमें 211 नहीं थे, 293 सदस्य थे स्टार्टिंग में। कितने? 293। पर राजनीतिक गतिरोध के चलते हुए उस टाइम पर मुस्लिम लीग ने इस ताला गठने का फैसला करा, तो उसके सदस्य इसमें दबा आ गए। तो इसमें कितने बच गए? 211 सदस्य। इनकी पहली बैठक, जैसे कि आपको बताया अभी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक इसकी बुलाई गई। और इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ का मतलब है सबसे बूढ़े, जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो सबसे पहला इनको ये अध्यक्ष बनाया गया इसका अस्थायी तौर पर कि आप अध्यक्षता करोगे। उसके बाद इसमें इलेक्शन कंडक्ट कराया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसमें चुन लिया गया संविधान सभा का अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं। जब भी कोई काम करोगे आप, गांव में ब्याह शादी होती है तो काम बांट दिया जाता है कि भाई फलाना इस काम को करेगा, अरे वो इस काम को करेगा, तुम 2 आदमी जाकर बाजार हो सामान लाओगे। उसी प्रकार से इसमें भी जितने ये 211 सदस्य थे सबको ही अलग अलग कमेटियों में बांट दिया गया, और हर कमेटी का अपना अलग अलग काम था। उन कमेटी का एक एक अध्यक्ष भी चुना गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समिति थी संघ शक्ति समिति। अब संघ, जैसा मैंने बताया था ना कि बड़े कठिन कठिन वर्ड है। संघ का मतलब है यूनियन, सेंटर, जो भारत सरकार है, केंद्र। संघ शक्ति समिति थी एक, संघ के बारे में, जो संघ की पास शक्तियाँ कौन कौन सी रहनी चाहिए, कौन सी नहीं रहनी चाहिए, उसके बारे में डिसाइड करने का काम इस समिति का था। और इसके अध्यक्ष बना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद संघीय संविधान कैसा होगा, जो संघ के बारे में प्रावधान बताएगा, उसके लिए समिति थी। उसका अध्यक्ष भी कौन थे? बाय डिफ़ॉल्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब संघ की बात होगी तो फिर एक थी प्रांतीय समिति, जो राज्य अलग अलग राज्य बांट दिए हैं भारत में। तो इनके बारे में जो संविधान बना है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, ये काम था इस समिति का, प्रांतीय संविधान समिति का। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी इसमें, प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब है उसका ढांचा, भाई संविधान किस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसा होगा, क्या होगा इसमें, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ना होना चाहिए, ये इसका प्रारूप कौन तैयार करेगा? ये प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसीलिए जब भी कभी संविधान की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बड़ा याद करा जाता है, क्योंकि ये इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा भी बहुत सी इसमें समितियाँ थी छोटी छोटी, जैसे कि वित्त कर्मचारी समिति है, आप देख सकते हो। और अगर आपको इसे याद रखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर धर दो इसमें अपने, और बाद में देख लेना नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद चलते हैं आगे इसका कि यो भाई कद बन का तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। और उस टाइम पर इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये अनुसूची भाई जब भटकाओ कितनी होगी? 12 आगे बढ़ा दी हमने।
लेकिन जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम कितने थे इसमें? 8। उसके बाद आप सबको याद पता होगा, पढ़ा होगा आप सब ने, कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। हम गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी काम की बात है याद रखने की, कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी दिन से ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो ये उसी दिन से लागू हो गए थे भाई। 5, 6, 7, 8 नागरिक, 7, 8, 9 ये नागरिकता वाले हैं यहाँ तक, ये 60 है, ये 324, 366 और ये वगैरह जितना भी डंगा ना ये सारा लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। उसके बाद जो बाकी बचाया था उनको भाई से ठा कर दो, इसे करेंगे 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा क्यों करा गया भाई? 26 जनवरी 1950 को क्यों करा गया बाकी का लागू? क्योंकि वो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था, ऐतिहासिक दिन था। 1930 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, इसका लाहौर अधिवेशन था और इसमें इन्होंने कहा था कि भाई पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी इसमें। तब से ही वो दिन लगातार 26 जनवरी का दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसलिए इन्होंने देखा कि 2 महीने बाद 26 जनवरी आने वाली है भाई, इस तो बढ़िया क्या डेट होगी, उसी दिन लागू कर दिया संविधान। इसलिए 26 जनवरी 1950 को आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो अब देखते हैं भाई इसकी संरचना कैसी है। जो मैंने बताया था मैंने आपको भी कि ये प्रारूप समिति ने ये बताया था कि हाँ ये कैसे कैसे बनेगा। तो इसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं संविधान में हमारे। अब इन अनुच्छेद को ऐसा तो याद करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके लिए ना क्या करा भाई, इनके काम के अनुसार, इनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया और टोटल भाग बने हैं 22। और ये भाग किस अनुसार बांटे गए हैं, जैसा कि भाई एक चीज़ से रिलेटेड सभी जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद हैं उन्हें एक जगह रख दो। जैसे पहले भाग में क्या दिया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरे भाग में दिए फिर इसमें रहने वाले नागरिकों के बारे में। तीसरे में दिया कि उन अधिकार क्या क्या हैं। ऐसा करके 22 भाग हैं टोटल। उसके बाद अनुसूची हैं 12। ये अनुसूची क्या जुगाड़ है भाई? अनुसूची इसलिए है, बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जैसे कि भाई जनजाति हैं, उनके लिए जो नियम कानून है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जनजातियाँ कौन सी हैं? अभी आर्टिकल में अगर लिखने लगे कि ये फलाने जनजाति, ये जाति, ये जाति, तो आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने कहा एक सीधा सा वर्ड लिख दिया कि भाई ये जाति हैं जो फलानी अनुसूची में लिखी हुई हैं, और इसके साथ में लिस्ट लगा दी है कि भाई ये अनुसूचियाँ। उस टाइम पर 8 अनुसूची थी जिस टाइम संविधान बना, लेकिन फ़िलहाल कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8 मूल संविधान में, अब 12। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो भाग है ना आपके, इन्हें एक करके देख लेते हैं हर एक में है क्या क्या। जो मैंने बताता अभी आपको कि हर एक में अलग अलग चीज़ दी है। अब भाई पहले में दिया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली कि भाई जो इसका आर्टिकल है ना, कि कौन सा भाग कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, ये बड़ी ज़रूरी याद रखने वाली बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसे याद रखने के लिए। ये यहाँ पर दिया आपको 1 से लेकर 5 तक। भाई संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले में आ गया। इसका आर्टिकल कहाँ तक? 1 से स्टार्ट कर चौथे का पहला हाई हो भाई, 41 मत समझ लेना इसको। ये क्या है? चौथे का पहला, ये जो ये दिया है। उसके बाद दूसरे में है नागरिकता। तीसरे में है मौलिक अधिकार। तीसरे मौलिक अधिकार दे दिए कि भाई जो यहाँ रह रहे हो ना, फ़ायदा क्या है, जो भारत सरकार बनाई है आपने, चुनी है, ये सिस्टम बनाया, जितना भी आप टैक्स दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या स्पेशल मिलना है, इस लोकतंत्र का फ़ायदा क्या है? तो ये मौलिक अधिकार बताया कि भाई भारत के नागरिकों को ये मौलिक अधिकार मिलेंगे। उसके बाद चौथा भाग दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई राज्य जो है काम किस अनुसार करेगा। राज्य का मतलब यहाँ सिर्फ ये राज्य नहीं है कि राज्य उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश ही हो गया। राज्य का मतलब है जिसके लिए सरकार काम कर रही है। मतलब राज्य का मतलब यहाँ पर हो गया भारत से, कि ये देश काम किस तरह का प्रकार करेगा, जो सरकार नीति बनाओगी वो किन बातों को ध्यान में रखकर बनाओगी, वो सब दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और भाई फिर एक छोटा सा भाग ये बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा, चौथा का। इसलिए क्या ही नाम दिया गया है, फोर्थ का ये हिंदी में बोलोगे तो फोर्थ का क्या है। इसमें दिया है मौलिक कर्तव्य कि भाई ठीक है तुम अधिकार लेकर तो बैठ के नागरिक, पर थारे भी तो कुछ कर्तव्य है कि ये काम करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए।
जो सब किस्मत यहाँ फोर्थ कैम। फिर 5 भाई देखो जो इसका मेन है ना, आप अगर राजनीतिक किताब पढ़ोगे या संविधान को पढ़ोगे तो मेन जो मटेरियल है वो इन शुरू के इन 4-5 भागों में है सिर्फ। ये मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक कर्तव्य। सारा जो समझने का दिमाग खपाने वाली चीज़ है वही नहीं है, बाकी सब तो याद करने की चीज़ है। ठीक है। अब 5वें भाग में क्या दिया है, संघ सरकार, कि भाई सेंटर की जो सरकार है उसका क्या ढांचा है और क्या क्या उनके पास अधिकार, सब कुछ बता दिया उसके बारे में। संघ सरकार में फिर आगे इसने खोल भी दिया है कि कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, संसद के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, दुनिया भर की चीज़ दे रखी है जो 5वें भाग में। उसके बाद 6ठे भाग में क्या दी है, 6ठे भाग में दिया हर सेम ऐसे ही राज्य सरकार के बारे में बताया दिया जैसे भी सेंटर के बारे में बताया। इसमें भी अलग अलग चैप्टर बता दी कि अलग अलग चैप्टर में क्या, पहले अध्याय में दे रखा है साधारण बात बता दी कि भाई कर फलाना ढिकना। फिर बता दिया उसकी कार्यपालिका में कौन कौन आगा। फिर राज्य का विधानमंडल के बारे में प्रावधान दिए हैं। फिर जो राज्यपाल केंद्र का एक तरीके से केंद्र का प्रतिनिधि होता है जो राज्य में राज्यपाल, उसकी विधायी शक्तियाँ बताई हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में बताया, हाई कोर्ट के अंडर जो आते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया। फिर 7वां भाग किसका, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त, ये निरस्त हो चुका है फिलहाल। 8 ये क्वेश्चन बन सकता कि संविधान का कौन सा भाग अब नहीं है, निरस्त हो चुका है। ठीक है, ये कौन सा है, 7वां। 8वें हम दे दिया संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, चंडीगढ़। ये फिलहाल कितने हैं, फिलहाल हैं 8। कभी 7 हुआ करते थे, फिर 9 हुए एकदम से, और फिर अभी कितने बच गए, 8। उसके बाद देखो एक तरीके से देखो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है भाई। पहले संघ की बात हुई, उसके बाद राज्य की बात हुई, उसके बाद किसी बात हुई यूनियन टेरिटरी की बात हुई, फिर थोड़ा अंदर घुसे हम पंचायतों की बात हुई और नगर पालिकाओं की बात हुई। ये 9 कैम हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भाग 9 ख में क्या दिया, सेम वही चीज़ जो भी पढ़ी हमने कि नगर पालिका उसके साथ साथ सहकारी समितियां बनाई गई हैं, वो इस 9 ख में दी है। उसके बाद 10वां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जैसा मैंने बताया था जो अनुसूची है ना आपकी, यहाँ उनका काम है। जो यहाँ आर्टिकल है 244 और से लेकर 244 क्या है, इसके अंडर अगर आप पढ़ोगे लिखा हुआ कि जनजातियों के बारे में प्रावधान दे दिया। साथ में लिखा हुआ है कि जनजाति कौन कौन सी हैं जो ये फलानी अनुसूची में, वहाँ जाकर देख लो, हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये अनुसूची का काम है। उसके बाद फिर 11वां भाग है, इसमें क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा क्वेश्चन आता है इससे। संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। और ये क्या, आर्टिकल 245 से स्टार्ट होगा, 263 तक करेंगे भाई ये काम, इसमें 263 तक बता रखा है इसका। उसके बाद इसे साफ कर लूँ एक बार। उसके बाद अगला भाग है 12वां, इसे अगर आप देख लियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के राज्य, फिर भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर संघ राज्य के अधीन सेवाएं, अधिकरण, ये फलाना ढिमकाना दे रखा है इसका सब कुछ। आगे फिर इसके बाद ये 18वां, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अधिकरण, निर्वाचन, कुछ वर्ग संबंधी विशेष प्रावधान, संघ की भाषा। ये देखो जो भाषा वाला बताया मैंने अभी आपको बताया था, एक अनुसूची है जिसमें भाषा भी दे रखी है कि 22 भाषा कौन कौन सी हैं भारत की हैं फिलहाल। इस प्रकार ये अनुसूची का काम है। ये हो गए इसके टोटल भाग। ज़रूरत आपको अगर महसूस दे रही है तो इसका स्क्रीनशॉट देकर रख लो याद करने के लिए, नोट्स बनाने के खातर। आगे चलते हैं। अनुसूची जो मैंने बताया था ना अभी आपको कि 12 अनुसूचियाँ टोटल फिलहाल। अब कौन सी अनुसूची में क्या क्या दे रखा है वो चलो देखते हैं। आज पीछे हो जा भाई, अरे पिछला पेज आ जा। हाँ हो रहा। पहली अनुसूची में दिया है भाई राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। समझे कुछ, जैसा मैंने बताया था कि आर्टिकल जो फर्स्ट है ना उसने में दे रखा है इंडिया दैट इज़ भारत और इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज, कि भाई भारत जो है एक राज्यों का संघ, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो
फिर उसके बाद बता रखा कि भाई इन राज्यों के नाम और इसका जो क्षेत्रफल है या इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी कहाँ दे रखी है प्रथम अनुसूची में। तो यहाँ दे रखे हैं राज्यों के नाम और उनके नए क्षेत्र, फिर संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये सब कुछ किस में है? प्रथम अनुसूची में। और जैसे मैंने बताया आर्टिकल 1 से 4 मतलब संविधान का पहला भाग इससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या है? परिलब्धियाँ पर भत्ते, विशेष अधिकार, उनसे संबंधित प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति के भत्ते क्या क्या होंगे इसके पास, उसके पास विशेष अधिकार कौन कौन से हैं और भाई उससे संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं। और ऐसे ही राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, ये जितने भी है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लो। ये सब किस में दिया? दूसरी अनुसूची में। उसके बाद फिर अनुसूची को इसमें शेड्यूल भी बोल देते हैं भाई, अगर किसी को याद रखना हो तो। उसके बाद फिर तीसरी अनुसूची में क्या दिया कि जो आप वोट देकर भेजते हो ना भाई साहबों को, ये जो मंत्री चुन कर जाते हैं, विधायक या सांसद, ये सब वहाँ एक शपथ लेते हैं। वो शपथ भी पहले लिख कर रखी कि ये फलाने ढिमकाने शपथ लेंगे, वो निभाएंगे या नहीं वो इतना गारंटी नहीं है, पर उसकी शपथ के बारे में जानकारी समझ रखी है कि कौन शपथ कैसे लेगा। संघ के मंत्री कैसे लेंगे, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये काम की चीज़ है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दे दिए। उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या दिया भाई? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 से संबंधित है, ये दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, ठीक है भाई, ये दे दिया। उसके बाद छठी अनुसूची में क्या दिया? असम, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में उपबंध, ठीक। कितनी होगी? 6 होगी। उसके बाद सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है? सातवीं अनुसूची में दिया कि हाँ, सातवीं अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट संविधान की, इसका क्वेश्चन लगभग 90% और एग्जाम में अगर राजनीति का क्वेश्चन है ना तो 90% क्वेश्चन यही आता है कि जो सातवीं अनुसूची है उसके अंदर 3 सूची होगी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। और जितने भी ज़्यादातर विवाद चलते हैं ना, जो कानून बनाती है भारत सरकार, वो इसी के बेस पर चलते हैं। जैसा अभी किसान कानून आए थे, 3 किसान कानून बनाए थे भारत सरकार ने, तो वो किस पर संबंधित थे? एग्रीकल्चर पर। अब जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि भाई जब कृषि जो है राज्य भी कानून बना सकता है इस पर, तो सेंटर क्यों बिना वजह बीच में धड़िया ले रही है। ये तो इसमें सातवीं अनुसूची में ये दिया गया है कि किन विषयों पर तो कानून बनाएगी राज्य सरकार, किन विषयों पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। तो इसी हिसाब से संघ सूची और राज्य सूची होगी। अब इन्हें कह दिया कि कुछ विषय ऐसे भी हैं भाई जिसकी मर्जी, जिसका जो पहला शौक जाग रहा है वो कानून बना सकता है इन विषयों का, राज्य बना सकता है, केंद्र बना सकता है। लेकिन कहीं कहीं क्या हो गया, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हमेशा ही केंद्र के खिलाफ रहती है, तो ऐसे केसों में क्या है कि भाई राज्य ने कानून बना दिया कि भाई बस जो दक्षिण की तरफ कुछ लगी उत्तर से स्टार्ट होगा। अब सेंटर ने कह दिया नहीं भाई दक्षिण से स्टार्ट होगा उत्तर की तरफ कुछ लगी, तो किसकी माननी जा? तो कहा कि ऐसे टाइम पर भाई केंद्र की माननी जाएगी, क्योंकि केंद्र इम्पोर्टेंट है, राज्य इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट दोनों हैं, लेकिन एक तरीके से भारत की एकता और अखंडता जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना, वो ज़रूरी है। ये इतनी ज़रूरी नहीं है, इसलिए केंद्र को महत्व दिया जाएगा। ये इसके बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या दिया? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मूल रूप से तो 14 ही भाषा थी, लेकिन फिलहाल कितनी होगी? 22। और ये भाषा इनमें बता रखी हैं कि ये यहाँ, और वो भी दे रखा है कौन संविधान संशोधन द्वारा इनमें बाद में जोड़ा गया। फिर 9वीं अनुसूची में क्या है भाई? भू सुधारों और जमीनी प्रणाली में मतलब संबंधित विधानमंडलीय फलाना ढिमकाना, देख लियो भाई सब। इसका आप PDF लेकर, तो फालतू बिना वजह की टाइम उसमें चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका आप स्क्रीनशॉट देकर रख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। बाकी अगर UPSC की तैयारी कर रही हो उसके हिसाब से आपको एक वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप इंडियन पॉलिटी का एक पहला बेस अपना तैयार करना चाहते हो तो सबसे पहला मोटी मोटी चीज़ पढ़ो, इंपॉर्टेंट
उसके बारे में सर डीपली जानो, फिर इसमें अपने विचार इसके बारे में डेवलप करो। 10वीं सूची। अब भाई यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है 10वीं सूची। दल बदल। ये दल बदल सुनकर ये नेताओं की याद आई होगी आपको। बहुत सी बार क्या होता है कि भाई कोई नेता चुन कर चला गया विधानसभा में या लोकसभा में जहाँ भी, और उसके बाद उसने क्या करा भाई, दूसरी पार्टी ने कहा कि यहाँ पकड़ पैसे या रूरे को आ जा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। और इसमें दल बदल के आधार तो जो 10वीं अनुसूची है ना, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंधिया है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है कि भाई खामा का बिना वो अपना मुँह उठाकर कोई भी किसी पार्टी में नहीं भाग सकता इलेक्ट होने के बाद। उससे पहले करना जो कर लो, और अगर ऐसा करोगे तो उसी दिन से उस संसद की आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। फिर 11वीं अनुसूची में क्या आ गई, पंचायत की शक्तियाँ जो आपकी हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान है ना, तो उसकी शक्तियाँ दे रखी हैं इसमें 11वीं अनुसूची में। प्राधिकार जिम्मेदारी भी दे रखी है, क्या क्या काम करना है इसे। 29 विषय हैं इसमें टोटल मिलाकर। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि जब इसे मान्यता मिली थी ना ग्राम पंचायतों को, कानूनी मान्यता मिली थी, उसके बाद इसे जोड़ा गया था। वो जो संविधान में भी हमने भाग पढ़ा जो पंचायतों से रिलेटेड है, वो भी तभी जोड़ा गया था इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही। ठीक है। 10वीं सूची में 10वीं अनुसूची में नगर पालिका को, जैसे 11वीं में पंचायत की दे रखी, तो ऐसे ही 12वीं में किसकी दे दी, नगर पालिकाओं की। तो ये टोटल 12 अनुसूची थी इसकी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान बना था ना, अब ये कहीं से एक दिमाग की उपज तो है नहीं थी। हालांकि 211 सदस्य थे, इन्होंने भी अपने तरीके से बहुत से कानून बनाए इसमें, लेकिन इन्होंने पहले क्या करा था, कुछ देशों के, बहुत से देशों के जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, उनके संविधान का पहले इन्होंने अध्ययन करा, पढ़ा उन्होंने। उसके बाद जो बनता मोटा मोटा माल था, मलाई वो उठा कर भारत के संविधान में डाल ली, जो भी इनके हिसाब से ठीक बैठ रही थी भारत के हिसाब से। और कुछ फिर इसमें जो और ज़रूरत थी कानून की वो बनाए गए। तो अब देखते हैं कि भाई कौन से संविधान था हमने क्या उठाया। ये देखो, एक जो मैंने बताया था कि भारत का संविधान बनने था पहले यहाँ किसके हिसाब से शासन चल रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से। उसमें से उठाई हमने ये चीज़, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ब्रिटेन के संविधान से लिया हमने संसदीय शासन व्यवस्था, जो फिलहाल पार्लियामेंट्री सिस्टम हो वो लिया, विधि का शासन ये सब लिया। अमेरिका इस ताऊ के मतलब हमने क्या लिया था भाई, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वालोकन है भाई, किसी कानून का भी जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता न्यायपालिका में, या न्यायपालिका खुद भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी संज्ञान ले लेता है ना इन मामलों पर कि भाई ये कानून है, ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए इसे हटाया जाए। तो इस तरीके से ये न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उस संविधान से हमने लिया था। आपका देख सकते हो उपराष्ट्रपति का बहुत उसने मतलब फलाने मकाने सारा इस लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, कनाडा के थे, ऑस्ट्रेलिया के से। ये सब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फिलहाल के टाइम पे, ये बिल्कुल इसमें बेस्ट है। तो भाई ये होता है इसका इंट्रोडक्शन जयराम जी की। और इसी प्रकार से जो हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना, और शायद कल से पहला भाग भी हम स्टार्ट कर देंगे इसका कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, अपने देसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा सारा कुछ। बस अगर आपको अच्छा लगा, 1% भी रत्ती भर भी समझ में आया हो ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। बाकी थारी मर्जी है, अच्छा लगेगा तभी करियो, कोई वो नहीं है ज़बरदस्ती। बाकी वीडियो आएंगे लगातार, एक आधे दिन का बजने का लेट हो सका, नहीं तो खामा का लेट नहीं होगा, रोज़ पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाएगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय राम जी की।